मौर्य वंश ने मगध पर 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक प्रमुख हैं। इन तीनों शासकों का हमने विस्तार से मौर्य वंश का जो बागपष्ट था उसमें अध्ययन कर लिया। मैं आपको बागपष्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर बागपष्ट को देख सकते हो। आज इस लेक्चर में हम मौर्य काल में प्रशासन कैसा था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल में प्रशासन से मतलब मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल में प्रांतीय शासन कैसा था, मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी, इन सब के बारे में आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौर्य प्रशासन, मौर्य काल में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अर्थ है जो शासन की सत्ता थी वो केंद्र के पास थी, यानी शासन की सत्ता राजा के पास थी। याद रखना, मौर्य काल में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किसी भी राज्य को शक्तिशाली, सशक्त, संपन्न होने के लिए 7 अंगों का उल्लेख किया है। ये 7 अंग थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इन 7 अंगों की सहायता से कोई भी राज्य शक्तिशाली, संपन्न होने के लिए ये 7 अंग जरूरी हैं। नेक्स्ट है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या होता था? मौर्य काल में राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली-भांति जांच के बाद की जाती थी। इस क्रिया को कहा जाता था उपदा परीक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उपदा परीक्षण क्या है? तो उपदा परीक्षण है राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली-भांति जांच के बाद नियुक्ति की जाती थी। इस क्रिया को ही कहा जाता है उपदा परीक्षण। नेक्स्ट है मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया है। इन 18 विभागों को तीर्थ कहा गया है और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है और इन 18 विभागों को क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है तीर्थ, और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। नेक्स्ट है जो मौर्य काल में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख किया है। ये अध्यक्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। जैसे शाही राजकोष विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था सन्निदाता। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इम्पोर्टेंट जो विभाग थे उनके अध्यक्षों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है शाही राजकोष विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सन्निदाता कहा जाता था, और जो लेखा विभाग का अध्यक्ष होता था उसे अक्षपटला अध्यक्ष कहा जाता था। जो अक्षपटला अध्यक्ष होता था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अक्षपटला अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। अक्षपटला अध्यक्ष का कार्य होता है लेखा विभाग की देखरेख का, यानी जो लेखा विभाग का अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था अक्षपटला अध्यक्ष। नेक्स्ट है समाहर्ता। समाहर्ता का मौर्य काल में वही कार्य था जो वर्तमान में एक वित्त मंत्री का है, यानी वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है वह मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य था। समाहर्ता का कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, यह सभी कार्य थे समाहर्ता के। नेक्स्ट है प्रशास्ता। जो राज के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला विभाग का अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था प्रशास्ता। प्रशास्ता के अधीन ही अक्षपटलिक नामक अधिकारी होता था। जो लेखा विभाग का अध्यक्ष होता था उसे अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रादेशिक। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक था कंटक शोधन न्यायालय और एक था धर्मस्थय न्यायालय। जो कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश था उसे कहा जाता था प्रादेशिक, और जो धर्मस्थय न्यायालय था उसके प्रधान न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। इन दोनों को याद रखना, कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थय न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश प्रादेशिक और धर्मस्थय न्यायालय का
प्रधान न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। नेक्स्ट है, जो खनिज से संबंधित विभाग का प्रधान होता था उसे कहा जाता था आक्राध्यक्ष। याद रखना, आकर का अर्थ होता है खनिज। तो खनिज से संबंधित विभाग का जो प्रधान होता था उसे आक्राध्यक्ष कहा जाता था। जो मुद्रा निर्माण से संबंधित विभाग था उसके अध्यक्ष को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष या टकसालाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त जो मुद्रा को परखने वाला अधिकारी होता था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। यानी मुद्रा को परखने वाला अधिकारी, यानी मुद्रा असली है या नकली, इसको परखने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। और जो देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश में आने के लिए राजकीय मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक था, यह मुद्रा प्रदान करने का कार्य था मुद्राध्यक्ष। यहाँ इन तीनों में कन्फ्यूज मत होना, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक और मुद्राध्यक्ष। जो मुद्रा निर्माण का कार्य था उसके विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष या टकसालाध्यक्ष। और जो मुद्रा परखने वाला अधिकारी होता था उसे कहा जाता था रूपदर्शक। और जो देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश में आने के लिए राजकीय मुद्रा प्रदान करने का कार्य था वह किया जाता था मुद्राध्यक्ष द्वारा। जो बंदरगाहों के विभाग का अध्यक्ष था उसे कहा जाता था पत्तनाध्यक्ष। और जो सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला था उसे कहा जाता था अंतपाल। और जो आबकारी तथा मद्य पदार्थों पर कर लेने वाला था उसे कहा जाता था सूराध्यक्ष। और जो रुई काटने एवं कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन का विभाग था उसके अध्यक्ष को कहा जाता था सूत्राध्यक्ष। और बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था सोनाध्यक्ष। इन तीनों में कन्फ्यूज मत होना, जो आबकारी तथा मद्य पदार्थों पर कर लेने वाला अध्यक्ष होता था उसे सूराध्यक्ष कहा जाता था। और जो रुई काटने एवं कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करता था उस विभाग के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। और जो बूचड़खानों का अध्यक्ष होता था उसे सोनाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है, जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। और जो चारागाह का अध्यक्ष था उसे विविताध्यक्ष कहा जाता था। और जो व्यापार मार्ग का अध्यक्ष था उसे संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। और जो उद्योग का संचालक का अध्यक्ष था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। मौर्य काल में प्रांतीय शासन कैसा था? मौर्य काल में मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों में उल्लेख होता है। यानी मौर्य काल में जो प्रांतीय शासन था वह 5 प्रांतों में विभाजित था। जो पहला प्रांत था वह था उत्तरापद तक्षशिला, दूसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र उज्जैनी, तीसरा प्रांत था कलिंग तोसली, और चौथा प्रांत था दक्षिणापद सुवर्णगिरी, और पांचवा प्रांत था मध्य देश पाटलिपुत्र। मौर्य काल में मगध साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित कर रखा था: उत्तरापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापद और मध्य देश। अब देखते हैं मौर्य काल में प्रांतीय शासन कैसा था। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। जो प्रांत थे वह जिलों में विभाजित थे और मौर्य काल में जिलों को विषय या आहार कहा जाता था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल में जिलों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में जिलों को विषय या आहार कहा जाता था। विषय या आहार विषयोपतियों के दिन आते थे और जिलों का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे स्थानिक कहा जाता था। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिलों का प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था स्थानिक। यह स्थानिक समाहर्ता के अधीन आता था। जो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसके मुखिया को गोप कहा जाता था। याद रखना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया होता था उसे गोप कहा जाता था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को गोप कहा जाता था। जो गोप होता था वह 10 गांवों का शासन संभालता था और समाहर्ता के अधीन प्रादेशिक नामक अधिकारी होता था। जो प्रादेशिक अधिकारी था ये स्थानिक, गोप व ग्राम अधिकारियों की जांच करता था। यानी सबसे ऊपर होता था समाहर्ता। समाहर्ता के अधीन आता था प्रादेशिक, और ये प्रादेशिक
नामक अधिकारी स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों की जांच करता था। यानी जैसे वर्तमान में जो कलेक्टर का काम था वह प्रादेशिक करता था और अतिरिक्त कलेक्टर का काम स्थानिक करता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन कैसा था? जो मेगास्थनीज की भुक्ति इंडिका, उसके अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का मंडल करता था। 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। ये 30 सदस्यों का मंडल नगर शासन का प्रबंधन करता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभाजित थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 30 थी और जो ये 6 समितियां थी ये सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी, जिनमें पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना शामिल थी। याद रखना, मौर्य काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वह 5 विभागों में बटी हुई थी: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। इन 5 विभागों की देखरेख 6 समितियां करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 30 थी और जो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी था उसे कहा जाता था अंतपाल। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वह कहलाता था अंतपाल। यानी अंतपाल का कार्य था सैनिक प्रबंधन की देखरेख करना। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन। मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट या राजा होता था। जो मौर्य काल में सबसे ऊपरी न्यायालय था वो था पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहाँ पर ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। जो सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था उसमें सम्राट या राजा अपना निर्णय देते थे और निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहाँ पर ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। जो ग्राम न्यायालय हैं उसके ऊपर संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय इस तरह के न्यायालय होते थे। यानी ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद न्यायालय होते थे। जो ग्राम न्यायालय था और जो राजा का पाटलिपुत्र न्यायालय था, इन दोनों के अतिरिक्त सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे: धर्मस्थ न्यायालय जिसे दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था और कंटक शोधन न्यायालय जिसे फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता था। जो धर्मस्थ न्यायालय था उसके जो प्रमुख न्यायाधीश था उसे व्यवहारिक कहा जाता था और जो कंटक शोधन न्यायालय था उसके प्रधान न्यायाधीश को, जिसे फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है, इसके मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था प्रादेशिक। कंटक शोधन न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा जाता था। इस प्रकार मौर्य काल में न्याय प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है: धर्मस्थ न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। यहाँ पर मौर्य प्रशासन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्य